गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, न्यूज़पेपर का जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य विषय होता है, जिसे आप और हम एडिटोरियल संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है और अपनी भाषा शैली को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं एक बार एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है, काफ़ी देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में इस समय चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। आखिर क्या वजह है कि जिसमें दो बड़े दिग्गज, ठीक है, सबसे शक्तिशाली देश आमने सामने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए G7 लगा सकता है आर्थिक प्रतिबंध, बाइडेन ने दिया सख्त संदेश। तो एक चीज़ आप बता दें, जो G7 है दोस्तों, ठीक है, एक ग्रुप है 7 देशों का, जो विकसित राष्ट्र हैं उनका एक ग्रुप है, और वो किसी भी देश के ऊपर साथ में कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे लिखा है कि आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। फिर बाइडेन ने भी क्या सख्त संदेश दिया है रूस को, उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। पहले के देखिए चीज़ें गई, जिस प्रकार से अंग्रेज जिस देश में जाते थे उस देश को उपनिवेश बना देते थे, उसका तब तक शोषण और कह सकते हैं उत्खनन करते थे, खनन करते थे, तब तक जब तक वहाँ से पूरी संपदा खाली न कर दी जाए। उसके बाद जो यहाँ के लोग थे, ठीक, हमारे भारत जैसे देश में जब सब निकाल के लेकर चला गया तो यहाँ के लिए रोटी छोड़ दी, जिस वजह से आज भी कुछ दोस्तों विवाद पैदा करके गए हैं। आज भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, फला फला चीज़ों के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। तो उनका यही उद्देश्य है, ठीक है, जो असल में चीज़ थी वो तो लेकर चले गए, अब आप आपस में मरो। तो चलते हैं आगे। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैयार कर दिए हैं, जिसके बाद से पश्चिमी देशों अमेरिका और रूस के बीच तनाव का माहौल है। तो आपको बता दें, ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं खड़ा किया गया है, ये एक स्ट्रैटेजी के थ्रू वहाँ पे खड़ा किया गया है, एक अटैक के लिए किया गया है, ठीक है। इसे कहते हैं ना, पहले से तैयार होना युद्ध के लिए। ग्रुप 7 देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के विदेश मंत्रियों ने यूरोप में हुई बैठक के बाद रूस को चेतावनी दी है कि अगर वह यूक्रेन की सीमा पर तनाव बरकरार रखता है या उस पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये गंभीर परिणाम क्या होंगे, इसका जिक्र ग्रुप 7 देशों के बयान में नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ग्रुप 7 रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। तो जानते हैं ये आर्थिक प्रतिबंध कैसे लगता है। जो भी आपकी ट्रीटी हैं, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है उस पर वैट शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाएगा। जैसे ऐसा तो है नहीं कि जो भी रूस प्रोड्यूस करता होगा इन ग्रुप 7 देशों में जाता ही नहीं होगा। सबसे ज़्यादा यदि कहीं खपत होती है तो इन्हीं ग्रुप 7 देशों में होती है। तो ये क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट वैट लगा देंगे, या फिर अन्य देशों में भी इनकी बहुत दादागिरी चलती है, तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को निष्क्रिय कर देंगे, कोई ख़रीदने वाला नहीं रह जाएगा। इससे जो है कि आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है, या अन्य तरीकों के माध्यम से भी ये आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। जो वैश्विक, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो एज अ पैसा देती हैं, नहीं होता है जैसे इंटरनेशनल मनी टास्क फोर्स, इंटरनेशनल मनी एक है ना संस्था है, तो इवेल्युएशन के आधार पे आपको पैसा देती है। एक तरह से यही सोच लीजिए कि यदि आपको कर्ज की आवश्यकता है तो आपको दे देगी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जाके वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मंगलवार को 2 घंटे वीडियो कॉल पर बात की। इसके बाद भी दोनों के बीच तल्खी बनी रही। बातचीत के बाद बाइडेन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि रूस ने अगर यूक्रेन को परेशान किया तो रूस को कूटनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने फिलहाल यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं पर सैनिक तैनात कर रखे हैं। रिपोर्टों के अनुसार रूस जनवरी या फरवरी तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है। फिलहाल इस सैनिक जमावड़े को लेकर यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है और यूरोपीय देश भी इससे काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। असल में इस पूरे मामले को 2 तरह से समझा जा सकता है। एक तो रूसी तर्क है, इसके अनुसार यूक्रेन हमेशा से रूस का हिस्सा था। ये देखिए, बहुत पहले से जो है युद्ध की स्थिति है, या फिर कह रहे हैं इस देश के चलते जो गतिरोध पैदा हुआ पहले भी था, क्योंकि ये पहले ही रूस का ही भाग था, पर किन्हीं कारणों की वजह से जब उससे अलग हो गया तो उस पर अधिकार का जो होता है ना, वो अपना अधिकार चाहता है रूस कि ये मेरा ही है, तो मेरा आधिपत्य वहाँ पे रहेगा। जो उससे अलग हो गया, वैसे सोवियत रूस के विघटन के बाद यूक्रेन अलग हुआ था, ठीक है।
जब यूएसएसआर था, ठीक है, जब उससे अलग हो गया यूक्रेन, तो वहाँ अमूमन रूस समर्थक सरकारें ही बनी। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, यूक्रेन में भी ये नहीं कह सकते उससे विरोधाभास था। जो सत्ता, जो लोग रूस के समर्थक थे, वही सरकार यूक्रेन में भी बनी। 2014 में जब सरकार बदली तो उसने यूरोप और पश्चिमी देशों से मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी, जो रूस को नागवार गुजरी है। अभी तक तो तुम जय हो कर रहे थे रूस के लिए, उसके बाद अब आप अन्य देशों के साथ जो उसके रूस के जो करीबी नहीं हैं उनसे आप मित्रता बढ़ाने लगे, तो इससे कहीं ना कहीं नागवार गुजर गई। क्यों, हमारी बिल्ली हम ही से में आऊँ। तो इस तरह के प्रतिबंध या कह सकते हैं कि भय पैदा करने के लिए रूस ने इस प्रकार का कदम उठाया है। रूस ताकत के जोर से यूक्रेन की कथित गलती को ठीक करना चाहता है। उसका तर्क है कि यूक्रेन से मित्रता के जरिए यूरोप उसे कमज़ोर करना चाहता है। देखिए ये वास्तविकता है। यहाँ जहाँ पे बाउंड्री है, जहाँ पे बॉर्डर है एक दूसरे देश का, यदि उस देश में कोई समस्या होगी दूसरे देश के द्वारा तो वहाँ पे भी होगी। जैसे आप देखते होंगे ना कि जब अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान या चाइना का दखल अंदाजी होता है तो हम क्यों इतना संशय हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा निकटवर्ती देश है। यदि उसी के माध्यम से तो हमारे देश में भी तबाही की जा सकती है। उसके बॉर्डर को अपना कर तमाम तरह के आतंकवादी गतिविधियां संचालित किया जा सकता है। या फिर ये देखिए नेपाल भूटान में जैसे चीन का दबदबा बढ़ता है, ठीक है, देख रहे होंगे डोकलाम जैसे मुद्दे को लेकर, या फिर नेपाल में जिस तरह से दखलंदाजी हुआ, ठीक है, उसके बाद तिब्बत में जिस तरह का दखलंदाजी हुआ, तो उससे हमारा देश भी चिंतित हो जाता है, ठीक है। रूस ने यूरोप के सामने प्रस्ताव रखा कि वह उसकी कुछ मांगों को मान ले तो सेना हटा ली जाएगी। इनमें से प्रमुख मांग यह कि यूरोप इस बात की कानूनी गारंटी दे कि वह यूक्रेन को कभी भी नाटो सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं बनाएगा। साथ ही यूक्रेन में पश्चिमी देशों के जो सैनिक है वह संख्या अब नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसी मांगे हैं। सबकी अपनी अपनी बात है, क्या करेंगे। उन्हें डर है कि यदि ये नाटो से जा मिला तो उसके बाद तो कोई बात होगी। देख लीजिए जो नाटो का सदस्य है मित्रों, उसके बाद जो नाटो संगठन है वो युद्ध करेगा, उसके बाद तो उखाड़ देगा कोई भी देश हो। इतने दिन से देख रहे हैं अफगानिस्तान को किस स्थिति में ला दिया है, तो वही स्थिति पैदा कहीं भी की जा सकती है यदि नाटो को सैन्य के लिए लगा दिया जाए। जिन पर यूरोप का राजी होना मुश्किल है, इन शर्तों को मानने का अर्थ पूर्वी यूरोप में रूस के ऐतिहासिक प्रभाव पर मुहर लगाना होगा। यह इस मामले का एक पहलू है। इसका दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर अमेरिका, चीन, रूस के संदर्भ में इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसकी कई बारीकियां समझी जा सकती हैं। इसी हफ्ते 9 और 10 दिसंबर को अमेरिका ने वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट का आयोजन किया। इसमें दुनिया के कई देशों को बुलाया गया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसमें रूस और चीन को नहीं बुलाया। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि ये दोनों देश लोकतांत्रिक नहीं हैं। यह रूस और चीन के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका था, क्योंकि अमेरिका ने इस बैठक में ताइवान और पाकिस्तान तक को बुलाया था। अब देखिए पूरी दुनिया में एक अपना अहम स्थान रखने वाले चाइना और रूस, जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री हैं, लोकतांत्रिक नहीं है, उनको कितना बड़ा झटका लगा कि जहाँ तक ताइवान और पाकिस्तान को बुलाया गया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो हमेशा क्रिटिसाइज के शिकार होते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियाँ स्पॉन्सर करते हैं, आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते हैं। ताइवान में कुछ है ही नहीं। फिर भी देखिए एक तरह से कितनी बड़ी सूझबूझ के साथ ये योजना तैयार की गई होगी, ठीक है, जिससे ये देश और भी बौखला गए हैं। अमेरिका द्वारा आमंत्रित देशों की सूची पर जमकर हंगामा हुआ और सैनिकों के जमावड़े के प्रसंग को इस घटना के आलोक में भी देखा जाना चाहिए। इस सूची में आने के बाद और समिट होने तक रूस और चीन ने लगातार अमेरिका की आलोचना की। लगभग हर दिन इस समिट के खिलाफ बयान दिए। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिकी अखबार में संयुक्त लेख तक लिखे। बाद में चीन ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका लोकतंत्र को हथियार न बनाए। इस बीच दिसंबर के पहले सप्ताह में रूस ने अचानक एक बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन की सीमा पर सैनिक भेजने शुरू कर दिए हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के लिए एक और मोर्चा खोलने के रूप में देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों कभी कभार कुछ लोग होते हैं, जब फला व्यक्ति से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं तो उस व्यक्ति को परेशान करना चाहते हैं, जिससे उनकी निकटता है, जिससे उनकी मधुरता है, मित्रता है, उनको परेशान करेंगे तब वो कहेंगे भैया अब वो अइबे करेंगे, उसके बाद अपना उल्लू सीधा कर लिया जाएगा, ठीक है।
थोड़ा और पीछे चलें तो पिछले 2 साल में अमेरिका की नीति बहुत स्पष्ट रही है। वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन को अलग थलग करने की कोशिश में लगा रहा है। हम आपको बता दें, जब से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस चीज़ की चर्चा हुई है कि चीन एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और अपने अन्य पड़ोसी देशों को जिस तरह से एक नीति के तहत घेरने का प्रयास किया जा रहा है, उसके अड्डों को सैन्य अड्डों में तब्दील किया जा रहा है, करता जा रहा है, उसके बाद उनकी ज़मीनों को लीज पे ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं घेराबंदी है। उसके प्रभाव को देखकर अन्य देशों ने इसे गलत कदम उठाया है कि जहाँ पर आपकी सीमा है वहीं तक अपना अधिकार रखें, अन्यथा मुश्किल आ सकती है। और उसके बाद आपने देखा होगा कोविड-19 का जो इतना बड़ा प्रकोप चला, वो सारा कारण माना जा रहा था अमेरिका के द्वारा चाइना जैसे देश को, क्योंकि उसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आगाह नहीं किया। उसने गलत तरीके से इसका प्रयोग करके एक जैविक हथियार के रूप में दुनिया को दे दिया, जिससे तमाम तरह की मौतें हुई और आज भी उसी से लोग जूझ रहे हैं। रोजगार की समस्या है तो शिक्षा की समस्या है, मौतें हो रही हैं आए दिन, लोगों में डर है। कोविड और उसके बाद के बदले वैश्विक परिदृश्य में यह साफ है कि चीन महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। रूस भी आज अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ रहने का मन बना चुका है। इसके साथ ही भारत के साथ भी रूस अपने संबंधों को बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसके तहत पुतिन ने इस हफ्ते भर की 1 दिन की यात्रा भी की थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अभी भारत नहीं आए हैं। यूरोपीय देशों की मुश्किल। डेमोक्रेसी समिट के जरिए अमेरिका ने जता दिया कि वह किन देशों को साथ लेकर चलना चाहता है। उसकी व्यापक वैश्विक रणनीति चीन और रूस को अलग थलग करने की है। जाहिर था कि रूस और चीन इसका कूटनीतिक रूप से जवाब देंगे। जब आप इतिहास उठा कर देखेंगे मित्रों ना, तो ये जो दोस्त बने हुए हैं 2 देश, चीन और रूस, इन्होंने कई बार ऐसा संघर्ष दुनिया को दिया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तमाम तरह के संकटों में डाला है। अब देखिए ये दोनों क्या करने वाले हैं। और देखा जाए तो सैन्य और आर्थिक रूप से या फिर क्षेत्रीय रूप से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दमदार देश तो हैं। इनसे यदि कोई मुकाबला करेगा तो एक बार उनके पसीने छूट जाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है कि सारे देशों को मिलकर इनके खिलाफ एक योजना बनानी चाहिए और पूरा ध्यान रखा जाए कि जो उसका उद्देश्य हो हिंसात्मक ना हो, अन्यथा इसमें बहुत ही तबाही हो सकती है। चीन ने जहां इस मामले में कई सारे बयान दिए, वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी तेज कर दी। तो रूस चाहता है कि जिस तरह से बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट के जरिए अपना प्रभाव क्षेत्र निर्धारित किया है, उसी तरह यूक्रेन के मामले में यूरोप के देश वादा करें और तय करें कि पूर्वी यूरोप के इलाकों पर रूस के प्रभाव को मान्यता दे रहे हैं। यह एक जटिल समस्या, क्योंकि सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात करने के बाद बिना किसी आश्वासन के रूस को पीछे हटना उसकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। जबकि अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो दुनिया नए सिरे से एक तहत के शीत युद्ध में प्रवेश करेगी। इस शीत युद्ध में एक तरफ अमेरिका यूरोपीय देश होंगे तो दूसरी तरफ होंगे चीन और रूस। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।